नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नताज और इस्फान को किया तबाह। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। अमेरिका के हमलों से बौखलाया ईरान। इजराइल पर दागी 14 मिसाइलें। पीएम नेतन्याहू बोले अब ईरान पर करेंगे और बड़े अटैक, चुकानी होगी बड़ी कीमत। ईरान पर अमेरिकी हमले से बौखलाया भारत का विपक्ष। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला बोले उनकी गर्दनें कट जाएंगी लेकिन वो झुकेंगे नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ी कामयाबी, हाथ लगे अहम सबूत। एनआईए ने आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का फेक न्यूज पर नए कानून का प्रस्ताव। 7 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान। बीजेपी ने उठाए सवाल। खबरों में सबसे पहले बात ईरान इजराइल जंग की। अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। आज अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नताज और इस्फान पर अटैक कर तबाह कर दिया। अमेरिका ने इस हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। वहीं अमेरिका ने गुआम में अपने B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान की बर्बादी तय मानी जा रही है। वहीं इजराइल ने भी ईरान पर और हमले करने की तैयारी की है। ईरान में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। देखिए, 14 दिन का टाइम दिया था ट्रंप ने, 24 घंटे में ही पलट के ऐसा वार किया है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कारण अमेरिका की एंट्री, और कोई किसी दूसरे के लिए युद्ध नहीं लड़ता, ये कभी नहीं होता। युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था, तो जो फर्स्ट असेसमेंट खामनाई ने दिया कि इजराइल ने जो हमला किया है वो विद द परमिशन एंड कोऑपरेशन ऑफ यूएसए, ये बात सच साबित हो गई। अब बातचीत करने के लिए 14 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन ईरान ने कहा कि हम बातचीत तो करेंगे लेकिन हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को विड्रॉ नहीं करेंगे, और यहीं पे मामला खत्म हो गया। बातचीत का रास्ता दिखा नहीं तो अमेरिका ने बाकायदा हमला किया। जिस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स के ऊपर इस तरह का हमला किया गया। बंकर के अंदर जो इनका पूरा का पूरा न्यूक्लियर ठिकाना था वो तबाह और बर्बाद हो गया। अब जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी की। 14 शहरों पे मिसाइल दागे गए। लेकिन अब जिस फेज में ये युद्ध चला गया है, लग रहा है कि ईरान अगर सरेंडर नहीं करता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। यह हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक के लिए डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। और इधर पाकिस्तान, सऊदी अरब ने अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो जरा यहाँ पर कुछ सवाल उठा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का कोई वैल्यू है नहीं। ये तो अमेरिका का पिछलग्गू देश बनकर के ईरान की जासूसी में लगा हुआ था।
इसलिए इनके बोलने का कोई मायने भी नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है। कहाँ है वो सारे लोग जो चीख चिल्ला रहे थे कि बहुत इज्जत अफजाई हो गई, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से निगोशिएशन करने की बात कर दी, पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान से कहीं आगे निकल गया। लीजिए क्या हुआ। हुआ ये कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और गद्दार दोस्त वो पाकिस्तान बन गया। अब ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिका को धमकी दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन टारगेट्स पे ईरान अब हमला करेगा। जहां कहीं भी अमेरिकन सिटीजन हैं वहां वो हमला करेंगे। तो सबसे नजदीक में तो इराक नजर आ रहा है। इराक के अंदर अमेरिकन बेसेस हैं। वो बेस अमेरिका की टेरिटरी की तरह है। वहां अगर हमला होता है तो ये हमला इराक के ऊपर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। तो अभी ईरान सरेंडर करता है या फाइट करता है, अमेरिका के ऊपर हमला करता है, ये कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएगा। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद भारत में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो मुस्लिम मुल्क वहां हैं वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आज इसका ये हाल है, कल दूसरों का भी हाल ऐसा ही होगा। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर तंज कसा और ये सवाल भी उठाया कि अगर ट्रंप इजराइल का साथ दे सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान का क्यों नहीं दिया था। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ट्रंप ने मुनीर को लंच कराया था और इसी बैठक के दौरान मुनीर ने ट्रंप से कहा था कि वो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करेंगे। हमले के बाद पाकिस्तान को गलती का एहसास हो रहा होगा। क्या वाकई पाकिस्तान को गलती का एहसास हो रहा होगा? भाई पाकिस्तान तो आपने कह दिया, ये चमचागिरी के चक्कर में इन्होंने कहा कि भाई शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। शांति पुरस्कार लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही कोई देने में इंटरेस्टेड है। हो गया शांति, घुस के मार दिया। ये तमाम विपक्षी पार्टियां हिंदुस्तान की वो कहाँ सरकार को घेर रहे थे, इनकी सारी बातें झूठी साबित हो गई। पाकिस्तान वहां डिप्लोमेसी नहीं करने गया था, वो ट्रंप के बिछाए जाल में फंसने के लिए गया था मुनीर। और जैसे चूहा फंस जाता है उसी तरीके से पूरी तरीके से मुनीर फंस गया है। और हिंदुस्तान में जो तमाम लोग जो थे, जो पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे थे, वो भी उसके झांसे में आ गए। अब अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक सब शांत बैठे हुए हैं, आज जो ईरान के साथ हुआ है बाकी दूसरे देशों के साथ होगा। भाई नाम लेते, आपको बताना था कि आज जो ईरान के साथ हो रहा है कल पाकिस्तान के साथ होगा, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप यहां प्रॉक्सीज के जरिए हमला करवाएंगे, आप प्रॉक्सीज के जरिए आतंकवाद फैलाएंगे और दुनिया हाथ पे हाथ डाल करके आपके अटैक का इंतजार करेगी। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, एक नए किस्म की रणनीति और डिप्लोमेसी का एक अलग चैप्टर खोला है। उसी से तो इजराइल को भी सीख मिला कि अच्छा, आपके यहाँ लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के लोग आते हैं, आप जाकर के उसके घर में जाकर के मार देते हो, तो हमारे यहाँ जो हूती है, जो हमास है, जो हिजबुल्ला है, जो इजराइल के ऊपर हमले करता है, उसका सरदार तो ईरान में बैठा हुआ है, तो ईरान को क्यों नहीं ठोका जाए। तो हिंदुस्तान रास्ता दिखा रहा है, इजराइल उसको फॉलो कर रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर का ये जो तमाशा चल रहा था उसके दुर्दिन आ गए। और इसलिए दुनिया साथ में किसके खड़े हैं? इजराइल के। रही बात मुस्लिम ममालिक की, तो कोई मुस्लिम ममालिक तो साथ में खड़ा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री फोन करके पूछे, हाल चाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या हाल चाल है ये बताओ। अदरवाइज दुनिया तो कोई ही उनसे बात तक नहीं कर रहा, कोई भी अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं, तो विपक्ष को तो अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। जी, और खबरों में अब बात एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी की। पहलगांव आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है।
जांच एजेंसी ने हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पहलगाम के निवासी बटकोट के परवेज अहमद जोथर और हिल पार्क के बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई है। जांच एजेंसी ने जानकारी दी है कि पहलगाम के बटकोट के परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क के बशीर अहमद जोथर ने हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों की पहचान का खुलासा भी किया है। दोनों ने यह भी जानकारी दी है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके साथ ही कई और भी अहम सबूत जो हैं वो एनआईए के हाथ लगे हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली है पहलगाम अटैक में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है जी, कोई पाकिस्तानी नहीं है। अब ये पाकिस्तानी निकल रहे हैं कि भाई 3 के 3 उसमें पाकिस्तानी थे। अब इसमें तो वो खबर की पुष्टि हो रही है कि जो 3 आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे उसमें एक आर्मी में काम करता था, एक्स आर्मी मैन है, और वो आतंकवाद, वो तो बेसिकली वेल ट्रेंड पाकिस्तानी आर्मी का व्यक्ति है जो यहां आकर के जिहाद कर रहा था। तो नंबर 1। नंबर 2, आज की इस खबर से ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे जो तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। पहलगाम से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 200 किलोमीटर है। कोई आतंकी 200 किलोमीटर कैसे घुस सकता है? मतलब ये इनका ये कहना था कि सब हिंदुस्तान के ही लोग हैं, पाकिस्तान तो बहुत ही इनोसेंट मुल्क है, क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम आप ले रहे हो? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के सवाल उठाए थे। अब इनको जवाब मिल गया, क्योंकि जिन लोगों के जरिए वहां पे वो लाया गया, जिनके घर में रुका, वही उसकी पहचान करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस तरह के मसले में विपक्ष को भी थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है कि यू शुड नॉट जंप। समय से पहले आप जो है कूद फांद मचाना नहीं करना चाहिए आपको। और ये जो आज खबर आई है, इससे पाकिस्तान को एफएटीएफ में फंसाने के लिए बहुत सटीक मसला बन जाएगा। जी, खबरों के आखिर में बात कर्नाटक कांग्रेस की। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए कर्नाटक सरकार एक कानून ला रही है, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि भारत गलत सूचनाओं के मामले में पहले नंबर पर है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी हैं। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया है जिसमें फेक खबर फैलाने वालों को 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जिस पर विपक्ष ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक आवाजों का गला घोटने की कोशिश है। कर्नाटक सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है, लेकिन ये प्रस्ताव जो है, जो सजा और जो जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा, फिर जयराम रमेश को ही। अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश ने क्या किया था? डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट को दिखा करके उन्होंने पूरी कहानी बता दी। हाँ, कोई रीड आउट नहीं था, लेकिन सरकार को घेरने के लिए आपने फेक न्यूज फैला दिया। बार बार राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाने के चक्कर में, उल्टी पुल्टी बातों करने के चक्कर में उनको माफी मांगनी पड़ती है। ये 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना तो राहुल गांधी के ऊपर भी लगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल जितना फेक न्यूज फैलाता है उतना तो कोई फैलाता ही नहीं। बिल्कुल ये कानून आना चाहिए, ताकि ये जो तमाशा जो होता रहता है इस देश के अंदर में, जो फेक न्यूज फैलाने का ये जो एजेंडा, ये प्रोपेगेंडा चलता है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह का कानून ही मोहब्बत की दुकान से आएगा? भाई, आप तो कहते थे कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन हैं। राहुल गांधी तो यही कहते हैं ना अपने आप को कि बोलने की आजादी है, और ये तमाम वामपंथी और इस तरह के लोग बोलने की आजादी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। कानून बनाना है तो देशद्रोह के नाम पे कानून बनाओ। पाकिस्तान की चमचागिरी करने वाले लोगों को 10 साल की सजा दो। चाइना की दलाली करने वाले लोगों को, सेना के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना लगाओ, तो लोग आपको इज्जत भी देंगे। आप हर चीज में लोगों की आवाज बंद करना चाहोगे और ये कहोगे भाई हम डेमोक्रेसी है, तो ये तो चलेगा नहीं। खैर,
सरकार उनकी है, कानून लाना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, कानून वो ले आए, इसमें कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। दिक्कत तो उनको होगी जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लेकिन जब कानून बन जाए तो ये मत करना कि कांग्रेस का फेक न्यूज़ वो अमृत की तरह चाटना और दूसरे का फेक न्यूज़ उसको दंडित करना। जी, तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।